जो हमारे देश का अनाज खा करके, पानी पी करके और हमारे देश को ही कोसने का काम करते हैं, अगर हमारी उम्मीदें टूटेंगी तो मोदी जी पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगना जरूरी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अक्षय बिदुआ और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक खास शख्सियत से जो शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सीएए और एनआरसी पर हमेशा से सरकार का समर्थन उन्होंने किया है, जो हमेशा से राष्ट्रवाद को लेकर काफी प्रखर रहे हैं। जी हां, आज हमारे साथ हैं शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता जी। पवन गुप्ता जी, नवतेज टीवी पर आपका स्वागत है। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले मैं अब आपसे जानना चाहूंगा, एक एक कर से आपसे आपके प्रश्न हम लेंगे। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि शिवसेना हिंदुस्तान और हिंदुस्तान शिवसेना पार्टी दो अस्तित्व में है, इसका फर्क समझा दीजिए। शिवसेना हिंदुस्तान बाला साहब ठाकरे की जो मुख्य शिवसेना है, उससे हम 30 मार्च 2003 को अलग हुए विचारधारा के आधार पर, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि शिवसेना का जो लक्ष्य था वो पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के हितों की सुरक्षा करना था, ना कि केवल मराठी मानस की, महाराष्ट्र के हिंदुओं की बात करना। और विशेष करके जो पूरे देश से छात्र वहां गए नौकरियों के लिए पेपर देने, एग्जाम देने, उनकी जो पिटाई हुई, उनसे हमारे विचारों की भिन्नता थी। और हम इसलिए 30 मार्च 2003 को शिवसेना से अलग होकर के शिवसेना के साथ जो हिंदुस्तान शब्द जोड़ा, वो इसीलिए जोड़ा कि शिवसेना हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं की बात करे। जी, ठीक है। अब सर मुझे ये बताइए कि पवन गुप्ता जी, बाला साहेब ठाकरे से अलग होकर आपने ये पार्टी बनाई, बाला साहेब के साथ आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा और बाला साहेब के बाद ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आपको शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी का गठन करना पड़ा? बाला साहब ठाकरे एक प्रखर राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता थे जी। हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत कुछ उनसे सीखा है, पर ये हमारे समाज का दुर्भाग्य रहा कि हमारे लाख समझाने पे और उनके विचारधारा को हम लोग पूरे देश में जब लेकर गए, तो ये देश का युवा हिंदू, ये विशेष करके पंजाब में जब खालिस्तान आतंकवाद की मूवमेंट थी, तब हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ साथ पंजाब का हिंदू युवा भी उनका नेतृत्व चाहता था। लेकिन बाला साहब ठाकरे मुंबई की सीमा से बाहर, महाराष्ट्र की सीमा के बाहर कभी नहीं आए। और विशेष करके जब कश्मीर घाटी में हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ, 7 लाख से ज्यादा हिंदुओं को वहां से खदेड़ दिया गया और वो शरणार्थी बन गए, पंजाब के हिंदुओं पे विपत्ति आई, और ये जब नहीं वहां से रिस्पांस मिला, तब तक भी हम लोग लड़ते रहे। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बन गई और शिवसेना के मंत्री चुनकर आ गए, उसके बाद भी जब नकारात्मक सोच थी, तब जाकर के इसका गठन करना आवश्यक होगा। तो ये इसके लिए पंजाब ही कर्मभूमि क्यों चुना गया? आप क्योंकि शिवसेना का जनाधार आप देखें महाराष्ट्र में ज्यादा है, पूरे देश में, आप उत्तर प्रदेश में आपको जनाधार थोड़ा सा मिलता है शिवसेना का, पंजाब की तरफ कूच करने का, जाने का कोई आधार, कोई बड़ा नहीं? पंजाब का विशेष आधार शिवसेना के साथ बहुत बड़ा रहा है। अगर आप उसको सर्च करेंगे, देखेंगे इतिहास में, तो शिवसेना के झंडे तले खालिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष किया गया और उस संघर्ष में लगभग 50 नेता शिवसेना के विभिन्न नामों के नीचे उनकी शहीदी हुई और शिवसेना का नेतृत्व वहां बहुत मजबूत था। मैं वहीं का रहने वाला हूं, तो पूरे जब शिवसेना के नेताओं से विचार विमर्श हुआ और ये कोशिश की गई कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा ठीक है, लेकिन उनका नेतृत्व जो है पूरे देश में नहीं मिल रहा, तब ये शिवसेना हिंदुस्तान का गठन किया गया और ये राष्ट्रव्यापी गठन था, केवल पंजाब के लिए नहीं था। तो कुल मिलाकर आपने दो बड़े कारण देखे कि एक तो ये कि एक आपका अपना गृह प्रदेश रहा है पंजाब, और दूसरा ये कि आप वहां तक पार्टी का प्रसार चाहते थे, इसलिए। जी, हम इसका प्रसार केवल पंजाब में नहीं चाहते थे, मतलब उत्तरी भारत में आप ऊपर तक गए हैं, पूरे भारत में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जो कर्म भूमि है वो पंजाब है, और जो मेरा गृह जनपद है वो कुशीनगर है, जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के कार्य क्षेत्र से आगे जाके पड़ता है, जहाँ हिंदू युवा वाहिनी का बहुत बड़ा प्रभाव था, पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है।
तो मेरी पार्टी का जनाधार लगभग इस समय 18 प्रदेशों में हम लोग काम कर रहे हैं। यहां तक कि कर्नाटका में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, तो हम लोगों ने जो व्यापक दृष्टिकोण लिया उसका ही नतीजा है कि इन राज्यों में शिवसेना हिंदुस्तान का प्रचार प्रसार हुआ। कब आपने पार्टी का गठन किया? आपने इसको शिवसेना हिंदुस्तान का जन्म कब दिया आपने? 30 मार्च 2003 को पंजाब का एक बहुत बड़ा शहर है जालंधर, उस जालंधर में शिवसेना के बहुत सारे नेता उत्तर भारत के और पूरे भारत से वहां जमा हुए और ये तय किया गया कि शिवसेना की विचारधारा को राष्ट्रव्यापी रूप देने के लिए केवल महाराष्ट्र की शिवसेना न रहे, पूरे राष्ट्र की रहे, तो शिवसेना हिंदुस्तान का उस दिन जन्म दिया गया। और आपने चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारने कब से शुरू किए हैं? आपने बताया कि 2003 में आपकी पार्टी अस्तित्व में आई। शिवसेना के नाम से भी जब हम काम कर रहे थे तब भी हम लोगों ने चुनाव लड़े हैं, पंजाब में लड़े हैं, दूसरे राज्यों में लड़े हैं। और जैसे शिवसेना हिंदुस्तान का गठन किया गया तो पहले दिन से ये तय था कि राजनीतिक संगठन रहेगा, धार्मिक संगठन के साथ साथ राजनीतिक रहेगा। और हमने शुरू से ही चुनावी लड़ाई लड़ी है और उसमें हमारा वोट प्रतिशत भी सुधरा है। हम लोग पंजाब जैसे राज्य में रह करके भी वहां हम एक प्रेशर ग्रुप के रूप में हमने अपनी सफलता अर्जित की है। ठीक है, मैं आपके बारे में कुछ देख रहा था, आपकी पार्टी के अस्तित्व के बारे में। पंजाब में आपने 13 सीटों पर चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी और 5 अप्रैल 2019 को आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंडीगढ़ में, उसमें 13 सीटों पर आपने पंजाब में, राजस्थान समेत करीब 50 सीटों पर, चंडीगढ़ में 1 और हरियाणा की करनाल सीट पर भी आपने एक उम्मीदवार अपना उतारा था। कैसा रहा आपका इस चुनाव का अनुभव? देखिए, हमने इन चुनावों में पूरी सक्रियता से भाग लिया और ये जो चुनाव हमने लड़े पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, तो या चंडीगढ़ में, तो इससे साफ ये जाहिर हुआ कि हमारा जो जनाधार था वो वोटों में परिवर्तित होना शुरू हुआ। और हमें इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमने जो अपने संगठन के कार्यकर्ता उतारे, वो संगठन के कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से लड़े और वोट प्रतिशत को सुधारते हुए दूसरी सफलता हमें ये मिली कि जितने भी हमारे विचारधारा के उलट लोग थे उनके हार में भी शिवसेना हिंदुस्तान का भूमिका रही। तो कुल मिलाकर आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपको जनाधार और लोगों का विश्वास जो है वो मिलना भी शुरू हुआ है। जी। तो इसमें जो इतने उम्मीदवार थे, 13 सीटें पंजाब की, 50 सीटें राजस्थान की, 1 सीट चंडीगढ़, 1 सीट हरियाणा, इसमें से कुछ आशावादी नतीजे आए चुनाव के? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जहां लोग करोड़ों रुपए का फंड लगा करके और अपनी पूरी मशीनरी लगा के चुनाव लड़ रहे थे, ऐसी आंधी के अंदर हम अपनी विचारधारा की लड़ाई को मजबूती से लड़ते हुए, मैंने आपको कहा कि जो लोगों का समर्थन था उसको हम वोटों में परिवर्तित करने में कुछ प्रतिशत में सफलता प्राप्त की और जो आने वाले समय में हमारी भूमिका को जीत में दर्ज करेगी। तो मुख्य आपका जो है मेन राइवल जिसको कहते हैं, आपका मुख्य प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं आप? विचारधारा की लड़ाई कह लीजिए आप पंजाब में या समूचे उत्तर भारत में जहां जहां आप पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और विस्तार कर रहे हैं, मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर, विचारधारा के तौर पर आप किसे देखते हैं? देखिए, मुख्य प्रतिद्वंदी अलग अलग राज्य में बदल रहे हैं। अगर हम पंजाब में वहां चुनाव लड़ते हैं तो हमारे सामने प्रतिनिधि अकाली दल, भाजपा गठबंधन, कांग्रेस भी रहती है और क्योंकि उनके काम करने के तरीके पंजाब में बदल जाते हैं। हरियाणा में जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी रहते हैं वो बदल जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे हम ये कह सकते हैं कि राज्यों की राजनीति अलग है। राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे हिंदुत्व की विचारधारा है, जो हमारी समाज के प्रति दृष्टिकोण है, उससे ज्यादा हमारा प्रतिद्वंदी जो है कांग्रेस ही रहेगी। लेकिन शिवसेना हिंदुस्तान और शिवसेना, क्या शिवसेना का जनाधार आप जब तक बाला साहेब ठाकरे से जुड़े रहे तब तक क्या उत्तर भारत में या फिर पंजाब या राजस्थान या हरियाणा या जम्मू एंड कश्मीर में शिवसेना का जनाधार या विस्तार उस समय नहीं हो पाया था? नहीं, वही एक निराशा का कारण था कि जब आप सत्ता में आ गए, सत्ता से पहले शिवसैनिक संघर्ष कर रहा था। आप जो भी आंदोलन बता रहे थे, चाहे क्रिकेट के मैच का आंदोलन हो, चाहे फायर फिल्म का आंदोलन हो, उस आंदोलन में शिवसैनिक लड़ रहा था और केस दर्ज हो रहे थे, पूरा संघर्ष का दौर था। लेकिन जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बन जा रही है, उसमें शिवसेना के नेता मंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, तब हर शिवसैनिक का ये मनोदशा थी कि आज हम सरकार में हैं और विभिन्न राज्यों में हमें उसका जो संघर्ष का जो लाभ मिलना चाहिए, जो हमने संघर्ष किया हिंदुत्व के लिए, उसे मान्यता मिलनी चाहिए।
तब भी अगर आप महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से ऊपर नहीं आ रहे, आप राष्ट्रीय दृष्टिकोण से काम नहीं कर रहे, तब ये कारण बन गया कि शिवसेना हिंदुस्तान का गठन करना पड़ा। कि संघर्ष तक तो हम आपके साथ थे, पर सत्ता में आने के बाद, सत्ता भी केंद्रीय सत्ता, उसके बावजूद भी आप महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से काम कर रहे हो, तब राष्ट्रीय दृष्टिकोण से शिवसेना हिंदुस्तान का गठन करके हमें आगे बढ़ना पड़ा। तो विचारधारा तो आपकी एक ही है ना, मतलब शिवसेना हिंदुस्तान हो या फिर शिवसेना हो, विचारधारा तो आपकी एक ही है। नहीं, दोनों आप में अपने आप को अलग स्थापित कैसे कर पाए आप? दोनों में फर्क हो गया। आप देख लीजिए कि जब भी कोई लोकसभा के चुनाव होते हैं या अन्य राज्यों के विधानसभा के चुनाव होते हैं, महाराष्ट्र की जो शिवसेना है, उसका शीर्ष नेतृत्व है, वो कभी भी प्रचार के लिए वहां नहीं जाता। कभी भी उनका राष्ट्रीय घोषणा पत्र नहीं आता कि शिवसेना मुंबई से कोई पूरे राष्ट्र का घोषणा पत्र जारी कर रहा हो। आप उनका लोगो भी ध्यान से देखें तो उनका लोगो जो टाइगर है वो महाराष्ट्र के मैप में आता है, राष्ट्र के मैप में क्या नहीं फर्क आता। है आप में और जो है एमएनएस में क्या फर्क है आप में? एमएनएस और शिवसेना दोनों क्षेत्रीय राजनीति कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदू समाज के हितों के लिए संघर्ष होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि केवल और केवल मराठी मानुस की बात करो, महाराष्ट्र की जनता की बात करो। और आज भी आप जो सत्ता का उनकी खिचड़ी पकी है, जो सत्ता का एक नाटक हुआ है, उसमें उन्होंने हिंदुत्व को दरकिनार कर दिया। उन्होंने जो घोषणा पत्र में कहा था वीर सावरकर को हम जो पद्मश्री देंगे, वो उन्होंने दरकिनार कर दिया। ये जो फर्क, ये मुख्य फर्क है कि शिवसेना हिंदुस्तान और शिवसेना राष्ट्रीय राजनीति में नहीं जाना चाहती। और देश के मुद्दों से कोई मतलब नहीं, उन्हें कश्मीर घाटी के कश्मीरी पंडितों से कोई मतलब नहीं है। उनके दुख दर्द जानने के लिए कभी भी उद्धव जी, कभी भी बालाजी वहां नहीं गए, और ना ही उन्होंने पंजाब के खालिस्तानी आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं का हाथ पकड़ने की कोशिश की। लेकिन शिवसेना हिंदुस्तान ने जन्म से, हमने कश्मीर घाटी के हिंदू पंडितों की बात उठाई, हमने पंजाब के खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हम पूरे देश के हिंदुओं की आवाज अपनी क्षमता के अनुसार उठा रहे हैं। यानी कि आप ये स्वीकार करते हैं कि शिवसेना के बाद मनसे का जन्म और शिवसेना हिंदुस्तान का जन्म, तो क्या आप उसी विचारधारा पर चलने वाली शिवसेना की बी टीम है? नहीं, शिवसेना की विचारधारा के विरोध में ही तो हम लोग खड़े हुए। जो उनकी क्षेत्रीय विचारधारा है, जो उनकी एक सेंट्रलाइजेशन है मराठी मानुस की, उसी विचारधारा के उलट हुए। और मैं आपके चैनल पे खुलासा करना चाहता हूं कि मनसे की स्थापना हमारे बाद हुई। हम सबसे पहले बाला साहब ठाकरे के जीवन काल में उनके विचारधारा के आधार पे अलग हुए। और उनका इतना बड़ा व्यक्तित्व था, इतना बड़ा उनका ओरा था, उस ओरा के सामने हमने ये साहस किया। उनके जीवन काल में, उनके जब उनका नेतृत्व पूरा चमक रहा था, तब हमने विचारधारा पे अलग जाने का साहस जुटाया। राज ठाकरे बाद में आए। अच्छा, तो यानी कि ये माना जाए कि महाराष्ट्र में जो सहारा, जो आशा बीजेपी को शिवसेना से होती है, अब मनसे में दिखाई दे रही उन्हें आशा की किरण। भविष्य में क्या यही आशा उन्हें आपसे दिखाई देगी? उत्तर भारत में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उन्हें हमसे आशा की किरण दिखाई दे या न दे, हम अपने हिंदुत्व के एजेंडे को, अपनी पार्टी का, जो हमारी पार्टी का एक मुख्य एजेंडा है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे देश में ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर हैं, उसका उसी तरह से, जैसे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक्ट है, सिखों को गुरुद्वारों का प्रबंध संभालने का दायित्व मिलता है, इसी तरह ईसाइयों को चर्च का दायित्व मिलता है, मुसलमान भाई हमारे मस्जिद का वक्फ बोर्ड से प्रबंध करते हैं। हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय एजेंडा है कि ऐतिहासिक पौराणिक मंदिरों का प्रबंध सीओ या एसडीएम या तहसीलदार के हाथ में ना हो करके हिंदू समाज के हाथ में हो। हमारे अखिल भारतीय हिंदू मंदिर एक्ट बने, जिससे हमारे हिंदू संगठन उसका प्रबंध चुनाव की राजनीति से जाकर के उसको संभाल सके। ये जो आपने बताया कि जनाधार अब हमें मिल रहा है, लोगों का, जनता का साथ हमें मिल रहा है, मेरा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी आपके बाद अस्तित्व में आई, आपने 2003 में अपनी पार्टी बना ली थी। अभी आप देखें राजनीतिक ग्राफ जो है, पॉलिटिकल ग्राफ आम आदमी पार्टी का पंजाब में भी और तमाम दूसरे स्टेट्स में भी ज्यादा है। आपकी मेहनत कहाँ कम रह गई? देखिए, हमारी कोई मेहनत नहीं कम रही। हमें जो है
उनको जिस आंदोलन का, अन्ना हजारे जी के आंदोलन का लाभ मिला, उनकी कोई मेहनत नहीं थी। आप एक मूवमेंट खड़ा नहीं कर पाया। अन्ना हजारे जी के आंदोलन से वो निकल के आए हैं। जी, जी। और जहां आंदोलन का ताप नहीं था, आप पंजाब में देखो जहां उनका बड़ा दावा था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, उन्होंने वहां पंजाब के अंदर हिंदुओं के उल्ट जा करके खालिस्तानी आतंकवादियों के एजेंडे पे काम किया। वहां के एक बहुत बड़े खालिस्तानी नेता के मोगा के घर में अरविंद केजरीवाल ठहरे, वहीं से उनकी उल्टी गिनती शुरू हुई। ये ठीक है कि हमारा जनाधार इसलिए कम रहा क्योंकि बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में जब हम काम कर रहे थे तो वो राष्ट्रीय नेतृत्व दूसरे प्रदेशों की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, बनिस्बत मुंबई के या महाराष्ट्र के। वो जो कमजोरी रही थी उसी को हम समेट रहे हैं। और जो शिवसेना हिंदुस्तान ने अपना कारवा बढ़ाया है उसमें वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिलाकर विधानसभा हो या फिर संसद हो, आपकी लड़ाई अभी लंबी है और मंजिल दूर है। देखिए, हम मुद्दों पे लड़ रहे हैं। हमने सीए एनआरसी पे, धारा 370 पे डट के हमने समर्थन किया है। अगर आप मेरे पुराने सारे कामों को देखेंगे तो जब भाजपा पिछले कार्यकाल में थी तब हमने स्पष्ट कहा था कि अगर राम जन्मभूमि पे, धारा 370 पे भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण ठीक नहीं होता, और महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने जो सरकार बनाई उसकी हमने कड़ी आलोचना की। लेकिन आज जो राष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, मोदी जी ने जो एनआरसी करने का साहस जुटाया, जो वो सीए कानून लाए और जो इस प्रकार साहस से धारा 370 हटाई है बिना राजनीतिक लाभ के, हम राष्ट्र हित में उस सरकार का समर्थन करते हैं। इससे साफ जा रहा है कि जैसे जैसे हम राष्ट्र हित में काम करेंगे, हमारी बात, हमारा दृष्टिकोण देश की जनता को समझ में आएगा। और देश की जनता आज महाराष्ट्र की शिवसेना को और हमारी शिवसेना हिंदुस्तान को देखेगी और विकल्प के रूप में अपनाएगी। यानी कि आपको शिवसेना से अभी तक कोई व्यक्तिगत परेशानी नहीं है, विचारधारा भी आपकी अलग नहीं है, विचारधारा भी आपकी लगभग, कुछ एक नीतियां हैं जिस पर मतभेद है, मनभेद नहीं है। नहीं, विचारधारा तो अलग हो गई। आप सत्ता में आते हो, वीर सावरकर आपको प्रिय नहीं है। आप सत्ता में आते हो, आपको जो जेएनयू वाला जेएनयू वाला कांड आया, वो जलियांवाला बाग का कांड लगता है। सीए को लेकर कहा ना कि सीए को लेकर भी हम उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। व्यक्तिगत सोच आपकी सीए तो का समर्थन शिवसेना महाराष्ट्र की तो सीए के ट्रैक पे नहीं है, वो उस ट्रैक पे नहीं है, वो तो एनआरसी के भी उल्ट जा रहे हैं। और जिसको बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि सोनिया गांधी के सामने नतमस्तक होने वाले व्यक्ति फला दर्जे से, मैं उस शब्दों को आपके चैनल पे नहीं दोहराना चाहता, तो वो उसके सामने वो नतमस्तक हो गए। तो कहां शिवसेना हिंदुस्तान की प्रखर हिंदुत्ववादी विचारधारा कि हम भारतीय जनता पार्टी की भी आलोचना करने से गुरेज नहीं करते अगर वो आपका अपना स्टैंड क्या है? आपका सी को लेकर आपका व्यक्तिगत स्टैंड क्या है? देखिए, व्यक्तिगत और मेरी पार्टी का स्टैंड एक ही है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने कानून बनाया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी हैं, वो अगर धार्मिक उत्पीड़न के कारण उस देश में बहुसंख्यक की जो सरकार है उसके उत्पीड़न के कारण और हिंदुस्तान में वो शरण मांगते हैं, और जो शरणार्थी बन के आए हैं उन्हें हिंदुस्तान को शरण देना चाहिए, उन्हें नागरिकता देनी चाहिए, इस पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक सीधा देश का गृह मंत्री, देश का प्राइम मिनिस्टर संसद में खड़े होकर के बहुमत से वो जब इस कानून में संशोधन करके ला रहा है तो आप सड़कों पे हिंसा का तांडव करके, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर ये कानून गलत है तो जामा मस्जिद के बाद या जुमे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन क्यों? आप सार्वजनिक प्रदर्शन कीजिए, आप नागरिक प्रदर्शन कीजिए, एक समुदाय विशेष का प्रदर्शन क्यों? ठीक है, यानी कि आप मानते हैं कि सीए जो है वो हर लिहाज से एक बेहतर कानून है और उससे यहाँ रहने वाले चाहे अल्पसंख्यक हों या फिर जो शरणार्थी हों उनकी मदद होने वाली है। नहीं, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ लोग ये भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि मुसलमानों को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनकी नागरिकता पे तो कोई सवाल ही नहीं है। बांग्लादेश के बहुसंख्यक मुसलमानों को या पाकिस्तान के बहुसंख्यक मुसलमानों को या अफगानिस्तान के बहुसंख्यक मुसलमानों को यहाँ नागरिकता देने का सवाल नहीं उठता। और फिर भी उसमें भी ये प्रोविजन है कि कोई मुस्लिम नागरिक अगर विशेष कारणों से, जैसे तारिक फतेह अली यहाँ आए या एक गायकार हैं जिन्होंने यहाँ शरण ली, कोई विशेष कारण है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, सरकार उस पर विचार कर रही है। ठीक है, खालिस्तान को लेकर आप काफी मुखर रहे हैं, प्रखर रहे हैं, आप हमेशा विरोध करते रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल समर्थक रहे हैं खालिस्तान के, उनसे भी आपका अपना विचारधारा की लड़ाई है। बंद आवाज में, कम आवाज में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं
वो भी समर्थन करते रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पंजाब की त्रासदी है, पंजाब के हिंदुओं की त्रासदी है कि 45% हिंदुओं की आबादी होने के बावजूद उनके अधिकारों पे ये पार्टियां चुप हो जाती हैं, मौन धारण कर लेती हैं। और मुझे बड़ा अफसोस है कि जो ये इलेक्टेड मुख्यमंत्री रहे सुखबीर बादल सिंह, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह, जिनको शहीदे आजम कहा जाता है, खालिस्तान आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी, उनको बम से उड़ा दिया गया। और यही राजोआना, जिसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी है, उसकी फांसी की सजा रद्द करवाने के लिए सुखबीर बादल, जो Z+ सिक्योरिटी में आते हैं खालिस्तानी आतंकवादियों के हिट लिस्ट के कारण, वो उनके घर जाते हैं और ये कहते हैं कि हम इनकी फांसी की सजा रद्द कराएंगे। हम शिवसेना हिंदुस्तान की ओर से इनकी कड़ी निंदा करते हैं कि अगर आपको लगता है कि इन खालिस्तानी आतंकवादियों की पीठ पे आपने खड़े होना है, तो आपको Z+ सिक्योरिटी त्याग देनी चाहिए। आपकी फिर हत्या कौन करने वाला है, जब खालिस्तान आतंकवादियों के समर्थक हैं आप? और बड़ा ये दुख है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आतंकवाद की भेंट चढ़ गए, और बेअंत सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उनकी हत्या कर दी। और उनके हत्यारे को अगर फांसी की सजा रद्द करवाने की बात होती है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भी मौन हो जाते हैं, मौन समर्थन देते हैं। हम वहां एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत परंपरा है, और इस पे फांसी होनी ही चाहिए। जो राजोआना को फांसी किसी हालत में रद्द नहीं होनी चाहिए, ये शिवसेना हिंदुस्तान का मांग है जोर से। ठीक है, आप भी सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, आप खालिस्तान के लिए के विरोध में आप लड़ाई लड़ते हैं। मैं देख रहा था कि आतंकवादी निरोधी जितने भी दस्ते और जितने भी दल हैं, एंटी टेररिस्ट ऑफ इंडिया, फ्रंट ऑफ इंडिया, इनके साथ आप लगातार रहते हैं। किसी तरह का डर है आपको? सिक्योरिटी की जरूरत क्या है? डर नहीं, हमने तो छात्र जीवन से खालिस्तानी आतंकवाद की लड़ाई शुरू की। 17 साल की उम्र थी, 10+2 से हमने इसके खिलाफ मूवमेंट की, कॉलेज कैंपस के अंदर, स्कूल कैंपस के अंदर। जब खालिस्तानी आतंकवादियों के समर्थक ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन की तूती बोलती थी, तब हमने उसके खिलाफ लड़ना शुरू किया। और आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि शिवसेना के नाम से बहुत सारे नेताओं की हत्या कर दी गई, उनकी आवाज बंद करने की कोशिश की गई, हम लोग उसके खिलाफ लड़े। और इसके कारण ये जो सुरक्षा व्यवस्था है, सरकार की नैतिक जिम्मेवारियों के कारण है। हमारी आवाज में किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। हम लोग लगातार जो देश विरोधी ताकतें पाकिस्तान के इशारे पे पंजाब में, वैली के अंदर, देश के अंदर देश को तोड़ना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और यही कारण है कि हम आतंकवादियों की हिट लिस्ट पे हैं। उनको लगता है कि इनको मारना जरूरी है, क्योंकि हमारी आवाज के कारण, हमारे संघर्ष के कारण पंजाब के उस लोगों को, जो लोग आतंकवाद के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, उनको सबल मिलता है, उनको ताकत मिलती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए पवन गुप्ता साहब, और आपने अपनी बात नवतेज टीवी के साथ साझा की। इसके अलावा आपके उद्देश्य, आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और आपका राजनीतिक उद्देश्य जो है, हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप अपनी पार्टी के एजेंडे को लेकर जनता के बीच यूं ही जाते रहिए, और जनता जो समर्थन, जनाधार और जो प्रेम और सहयोग आपको अभी तक दे रही है, आपको उससे ज्यादा मिले। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत धन्यवाद। मैं नवतेज टीवी का भी बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया, और मैं आपके माध्यम से जनता तक अपनी विचारधारा को, अपने संगठन शिवसेना हिंदुस्तान की विचारधारा को ले जाने में कामयाबी मिली। उसके लिए मैं आपका और नवतेज टीवी का बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। तो इसी के साथ फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। नवतेज टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। हिंदुओं की राजनीति करते हैं ऐसी बात नहीं, हम राष्ट्र की राजनीति करते हैं, देश की एकता अखंडता की राजनीति करते हैं। जो हमारे देश का अनाज खा करके, पानी पी करके और हमारे देश को ही कोसने का काम करते हैं, अगर हमारी उम्मीदें टूटेंगी तो मोदी जी पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगना जरूरी है।